Dear friends, today we will discuss entire geography, very important question of grade 10. So the first chapter is resource and development. And the question from this chapter is there are three, four questions, but these are very important from the perspective of CBSE board examination. So the first question is resource planning is essential for sustainable existence. Discuss. ये पहला क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा है कि रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे कैसे जरूरी है। तो इसका आंसर है sustainable existence is a component of sustainable development which aims at development without damaging the environment and at the same time conserving for future generation. Means सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस जो एम करता है जो बताता है कि डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना है कि हमारा एनवायरनमेंट हार्म ना हो। और दूसरी चीज उसी सेम टाइम पे ये बताता है कि हमें इस रिसोर्स को आने वाली जनरेशन के लिए या फ्यूचर के लिए हमें इसको कंजर्व करके रखना है। Therefore, resource planning is necessary for judicious, rational, and equitable distribution and proper utilization of resource. It has become essential for a sustained quality of life and global peace. यद्यपि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो जरूरी है और उसका जुडिशियस यूज होना भी जरूरी है रेशनल तरीके से। ऐसा नहीं कि सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड करें, हैव्स एंड हैव नॉट में। मीन्स जैसे जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो रिसोर्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा एक्वायर करेंगे, साथ ही साथ ज़्यादा इसको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है। और वहीं जो लेस पावरफुल लोग हैं, लेस रिसोर्सेस वाले हैं, जिनके पास पैसे कम है, तो वो रिसोर्स को कम एक्वायर कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही उन्होंने मेंशन किया कि हमें जुडिशियस यूज करना है। ठीक है। जिससे यूटिलाइजेशन उनका प्रॉपर हो और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे, ग्लोबल पीस बना रहे। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दूसरा क्वेश्चन है रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी वाई, और वी कैन से वाई रिसोर्स प्लानिंग इज कंपलसरी। तो ये देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है कि फॉर फ्यूचर जनरेशन वी कैन कंजर्व द रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। सीधा से इसका आंसर है एक लाइन में, रिसोर्स कंजर्वेशन जरूरी है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। आंसर देख लेंगे कैसे मेंशन करेंगे। रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सारे के सारे इंडिया में, मैं इंडिया की ही बात करूंगा, तो वो हर जगह पे सब चीज अवेलेबल नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर इन थार डेजर्ट एंड वाटर इन यूपी एंड बिहार, तो यूपी और बिहार ये एक नॉर्दर्न प्लेन है, गंगा यमुना और इनकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है, तो यहाँ पे पानी एक अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ थार डेजर्ट से, तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। दूसरा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कोयला अच्छे से मिल जाता है और बाकी के इंडिया के अदर पार्ट में कोयला नहीं मिलता है। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नीड एक्स्ट्रा केयर एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चाहिए बिकॉज वी कैन नॉट रीजनरेट इट। देर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम रिसोर्सेज। यहाँ पे कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जैसे वाटर की शॉर्टेज, चेन्नई बैंगलोर में जैसे सिटीज में अंडरग्राउंड वाटर का बहुत कम हो जाना, भोपाल में वाटर का कम हो जाना। ठीक है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी हो जाती है। रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। अब रिसोर्स प्लानिंग अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो वो रिसोर्स को यूटिलाइज करना बताएगा, साथ ही साथ उसका वेस्टेज कैसे जो हो रहा है उसको हम रोकें। ये सबसे बड़ी चीज है कि वेस्टेज को रोकना। इट टेक केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड में सस्टेन द एनवायरमेंट। और इससे क्या होगा कि हमारी फ्यूचर की नीड भी बनी रहेगी और इन्वायरमेंट भी हमारा बना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है जो सीबीएसई कई कई बार एक्सप्लेन करके, इलस्ट्रेट करके या डिस्कस करके पूछ देता है एग्जाम में। सो द क्वेश्चन इज देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एज वॉइस्ड बाय गांधी जी। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि गांधी जी ने बोला है कि यहाँ पे हर एक की जरूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्स हमारे पास है, लेकिन किसी की ग्रीड को, लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। So we will write the answer such way. Gandhiji voiced his concern about resource conservation in these words. He placed the greedy and selfish individual as the root cause for resource depletion. यहाँ पे गांधी जी ने मेंशन किया है कि जो सेल्फिश इंडिविजुअल है वही मेन कॉज है रिसोर्स डिप्लेशन का, चाहे वो इंडिया का लेवल हो या ग्लोबल लेवल हो। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में है, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन जो हो वो प्रोडक्शन कैसे हो, मास के द्वारा हो, यानी कि भीड़ लोग उसको बनाए। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स हैज led to the depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. Irrational consumptions and overutilization of resource leads to socio-economic and environmental problems. अब irrational consumption होगा यानी कि बेतरतीब तरीके से रिसोर्स को कंज्यूम करेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो जिससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक चैनल बन जाएगा सोसाइटी में, और इन्वायरमेंट की भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा रिसोर्स है, तीसरा क्वेश्चन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, रिसोर्स प्लानिंग। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। So there are three stages of resource planning is mentioned in our NCERT. First is identification and invention. Second is involving a planning structure. Third one is
मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। देखिए, पहला इन्होंने बताया कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट करना, ठीक है? इसमें उसको मेंशन करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। सेकंड, evolving a planning structure endowed with the appropriate technology skill and institutional setup for implementing resource development. Matching the third point is मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है उसको हम रिसोर्स डेवलपमेंट के उसको हम कनेक्ट कर देंगे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के साथ, यानी कि ये रिसोर्स को अगर हम डेवलप करते हैं तो नेशन कैसे डेवलप होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम चैप्टर, क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिकम्स मोर डिफिकल्ट डे बाय डे, इलस्ट्रेट। ये जो सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है, दिन पर दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो देखिए, इनका मेन रीजन है ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो उसको रिसोर्सेज पे डिमांड क्रिएट करेगी, और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो उसके ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगी। So here we will write the answer. The question of sustainability becomes more difficult day by day because the growing needs of humans are putting increasing pressure on natural resource. This can be illustrated as follows. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा। मोर पॉपुलेशन मीन हायर डिमांड फॉर फूड, वाटर, एनर्जी, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट लीडिंग टू ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए घर चाहिए। अब घर बनाने के लिए, सेटलमेंट के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, या तो एग्रीकल्चर एरिया को खत्म करना पड़ेगा या फॉरेस्ट एरिया को खत्म करना पड़ेगा। तो अब एग्रीकल्चर एरिया को खत्म करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, फॉरेस्ट एरिया को खत्म करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस होगा, वाटर की भी डिमांड बढ़ेगी, फूड की भी डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी और हाउसिंग की भी डिमांड बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट, और ये सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करेगा। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट पॉइंट, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा फॉरेस्ट का, फूड का, वाटर का। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे फॉरेस्ट मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड ग्राउंड वाटर आर बीइंग यूज्ड फास्टर देन दे कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड। जिस तरीके से वो नेचुरल रिप्लेनिश होंगे, यानी कि दोबारा रीजनरेट होंगे, उसके कंपैरिजन में वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे और दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। वी विल हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और अर्बनाइजेशन होता है, ये दोनों के दोनों इंटररिलेटेड है। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन सेपरेटली इन वाटर रिसोर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि जब एक शहर में, किसी कस्बे में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को लगा दिया जाता है। अब जब इंडस्ट्री लगा दी जाएगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करने के लिए आएंगे, और जब वर्कर काम करने के लिए आएंगे तो उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो लैंड को एक्वायर भी करेंगे, रिसोर्स के ऊपर डिमांड बढ़ेगी, वाटर की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी, वेस्ट भी जनरेट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, environment degradation, deforestation, climate change, loss of biodiversity, and soil erosion reduce the Earth's ability to support future generation. Next point is unsustainable lifestyle. See, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन अनसस्टेनेबल तरीके से ही हम काम कर रहे हैं। रियलिटी यही है। एक्सेसिव कंजप्शन करना किसी भी चीज़ का, बिजली है, बिजली का एक्सेसिव कंजप्शन करना, उसको सेव नहीं करना। एक्सेसिव कंजप्शन स्पेशली इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज लीड्स टू हायर कार्बन एमिशन एंड वेस्ट। अभी सबकी वजह से क्या होता है, कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, वेस्ट ज़्यादा होता है। ओके, so the next chapter is forest and wildlife. So the chapter is forest and wildlife, and the question is the destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. देखो, यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लॉस से पूछा है कि जो इसका डिस्ट्रक्शन होगा तो ये कैसे हमारे कल्चर के लॉस को भी दिखाता है। ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल लॉस नहीं है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्वेश्चन को समझेंगे कि जैसे अगर फॉरेस्ट, अगर मान के चलिए जैसे टेहरी डैम अगर इंस्टॉल किया गया या एस्टेब्लिश किया गया, जब टेहरी डैम लगाया जाएगा तो वहाँ पे जो रहने वाली कम्युनिटी है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो वहाँ से माइग्रेट करेंगे, और जब वो माइग्रेट करेंगे तो वो अपने आप को दूसरी जगह जाकर के एलिनेटेड फील करेंगे, अकेला अकेला फील करेंगे, अलग अलग फील करेंगे, ठीक है। तो अब वो अपने जो कल्चर को पहले मानते थे, तो वो उस कल्चर को कंटिन्यू क्या नई जगह पे कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। अब जैसे मान के चलिए हम लोग कोई पूजा करते हैं और अगर किसी दूसरे शहर में जाकर के सेटल हो जाएँ, पढ़ाई-लिखाई के लिए या मान के चलिए जॉब करने के लिए, तो क्या पॉसिबल है वहाँ पे कि हम अपने सारे कल्चर्स को फ़ॉलो कर पाएँ? नहीं पॉसिबल। और ऐसे ही जब उनका कोई फॉरेस्ट में जैसे किसी नीम के पेड़ की पूजा कर रहा है या पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा है, तो वो पीपल का पेड़ ही काट दिया जाएगा, फिर वो पूजा किसकी करेंगे? तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसमें एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज हाईली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने में बेटा मैं करवा रहा हूँ वो सब पीवाईक्यूज हैं। यहाँ पे बायोडायवर्सिटी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वही रिलेट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी से। कैसे? तो देखिए, वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग पॉइंट्स।
Cultural impact: these communities have lifestyle and cultures that are deeply tied to the forest. When forests disappear, their culture are directly affected. अब ये जो कल्चर, जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पे रहती है, वो उनकी लाइफ़स्टाइल और कल्चर वो बहुत गहराई से जुड़ा होता है फॉरेस्ट से, ठीक है? अब फॉरेस्ट से जुड़ा है तो फॉरेस्ट जब खत्म हो गया तो सीधी-सी बात है उनका कल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है मार्जिनलाइजेशन. द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ पुश्ड मैनी नेटिव एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज इनटू पॉवर्टी एज दे रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड लाइवलीहुड. मार्जिनलाइजेशन मतलब इसमें हाशिए पर ला देना. हाशिए पर ला देना जैसे कि देर आर सो मेनी ट्राइब्स रिलाई ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा इशू है नक्सलवाद का, ठीक है? नक्सलवाद का मेन कॉज यही है कि उनकी जो ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनें सरकार ने या जो प्राइवेट कंपनियाँ थी उन्होंने हड़प ली. अब वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. व्हेन दे आर एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ रिसोर्स, एंड जो अर्थ रिसोर्स है उसके ऊपर पहले खेती हो रही है, अब उनको हटा करके उन्होंने बाहर धकेल दिया. नाउ दे आर नॉट यूजिंग एनी फॉरेस्ट रिसोर्स. अब वो फॉरेस्ट रिसोर्स भी कोई यूज नहीं कर रहे हैं. सेकंड थिंग कि अर्लियर दे वर रिलाई ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स. अब जब उनको बाहर कर दिया गया है, सो देयर इज अ नीड टू एस्टेब्लिश some kind of employment. They have to generate some type of employment, so they were not generating it. अब इन सबका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं रहा है, कहीं काम धाम उन्हें मिल नहीं रहा है, तो बेचारे क्या करेंगे, पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जेंडर डिस्पैरिटी. वुमेन हु आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस फूल फ्यूल फॉडर एंड वाटर फेस ग्रेटर चैलेंजेस, सॉरी. देयर इंक्रीज्ड वर्कलोड अफेक्ट देयर हेल्थ एंड फैमिली रोल्स. नेक्स्ट, हाँ, इसको एक बार जेंडर डिस्पैरिटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी. Women who are primarily responsible for gathering produce, fuel, fodder, and water face greater challenges. Their increased workload affect their health and family roles. अब देखिए इंसान में मेल के साथ क्या होता है कि मेल सिर्फ ऑफिस जाता है, उसके बाद आकर के पैर फैला के सो जाता है, ठीक है? अब फीमेल के साथ क्या होता है कि अगर फीमेल ऑफिस जा रही है तो वो ऑफिस का भी काम कर रही है, साथ ही साथ वो घर का भी काम कर रही है. तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन की है कि जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है कि गैदरिंग प्रोड्यूस. अब जैसे वहाँ से जो भी उनका फॉरेस्ट से जो उन्हें मिला वो लेकर के आए, फ्यूल लेकर के आए. फ्यूल इन द सेंस कि फ्यूल वुड, लकड़ी, खाना-वाना बनाने के लिए जो जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, वो लेकर के आए. फॉडर, अपने जानवर के खाने के लिए जो चारा है वो लेकर के आए. साथ ही साथ वाटर को अरेंज किया. अब इन सब की वजह से क्या होता है कि ग्रेटर चैलेंजेस इन सबको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? अब जब ये चैलेंजेस अब फेस करने पड़ेंगे तो उनकी हेल्थ में इश्यूज आएंगे, ठीक है? और फैमिली रोल्स में भी उनके कुछ इफेक्ट करेगा. तो ये वर्कलोड जो है बहुत इफेक्ट कर रहा है फीमेल की लाइफ को. अब इसी के साथ हमारा टॉपिक जुड़ा हुआ है जनरेशनल लॉस. जनरेशनल लॉस में अब जैसे फीमेल जो है वो फीमेल इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रही है, तो वो अपने बच्चों को नर्चर नहीं कर पाएगी, अपने बच्चों को वो कल्चरल एटिकेट से नहीं सिखा पाएगी, ठीक है? वो जो ट्रांसमिट करती हैं चीज़ों को, जैसे मतलब बच्चों को बताना, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी. तो इसमें जनरेशनल लॉस हो जाएगा. एज वुमेन स्ट्रगल दे में नेग्लेक्ट देयर चिल्ड्रन लीडिंग टू अ लॉस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन एंड वैल्यूज. ट्रेडिशनल वैल्यूज में क्या होगा? Many communities have unique rituals linked to forest, such as worship and marriage ceremonies. The loss of forest can mean the disappearance of this important tradition. अब देखिए बहुत सारी कम्युनिटीज में क्या होता है कि उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉरेस्ट से कहीं ना कहीं लिंक है. मैरिज सेरेमनी जैसे हो गया, पूजा करना, ठीक है? अब जब फॉरेस्ट का लॉस होगा तो ऑब्वियस है कि उनके बाकी की चीजों का, ट्रेडिशंस का लॉस होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट कम्युनिटी लेवल. अब बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को हमें बताना है कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं बताना है, स्टेट लेवल पे नहीं बताना है. वो रोल बताना है जो कम्युनिटी ने जो रोल प्ले किया है बायोडाइवर्सिटी को सेव करने में. तो देखिए इसमें कुछ एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं. हालांकि इसमें 4 एग्जांपल मैंने पूरे बता दिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है ये कि चिपको मूवमेंट वाला जो था वो आप मेंशन कर सकते हैं. चिपको मूवमेंट में जो ग्रामीण थे उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड में एक साथ लोग आ गए और उन्होंने पेड़ को हक कर लिए, बोले आपको अगर पेड़ को काटना है तो हमें काटना पड़ेगा. दूसरा, यहाँ पे एक नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जब इसमें डैम वगैरह को बनाया जा रहा था, तो वहाँ पे नर्मदा को सेव करने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? अब ये कंजर्वेशन ही है बायोडाइवर्सिटी का. यहाँ पे हमने पहला पॉइंट मेंशन किया हुआ सरिस्का टाइगर रिजर्व.
सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या मेंशन है? इन राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में लोगों ने माइनिंग जो हो रही थी, माइनिंग के खिलाफ जाकर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को उसके तहत टाइगर को प्रोटेक्ट किया. जो गांव वाले थे, गांव वालों ने आकर के फ्रंट पे इनके माइनिंग के जो बड़े बड़े कोऑपरेटिव डीलर्स थे उनके साथ आकर के लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ प्रोटेस्ट वगैरह हुए, उनके सामने ले जा करके तख्ती वगैरह लगा करके बहुत बहुत गंदे तरीके से विरोध किया था. तब जा करके थोड़ा बहुत कुछ हुआ. फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि टिहरी में, सॉरी, टिहरी बोल रहा हूँ, चिपको में भी ऐसे ही हुआ था कि लोग अपने अपने कटर लेकर के आए थे, उनके सामने पेड़ के सामने चिपक गए और जा करके बोले कि आपको अगर पेड़ काटना है तो हमें काटना पड़ेगा. ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल हमारे सामने मिलता है कि एक बहुत बड़ा इसमें योगदान आता है ग्रामीण का. गांव वालों ने बहुत अच्छा योगदान दिया था कि अपनी 1000 हेक्टेयर के आसपास की जमीन को उन्होंने फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया. वो राजस्थान में देखने को मिलता है. देखिए, सेकंड ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन. इसमें द प्रोटेस्ट इन टिहरी शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल. अब टिहरी में क्या हो रहा है, बीज बचाओ आंदोलन उन्होंने कर दिया और इसमें उन्होंने क्या बोला कि वी विल नॉट यूज एनी टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल सीड. Bhairadev Daco Sanctuary. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairadev Daco Sanctuary. अब यहाँ पे 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर की जमीन को डोनेट कर दिया. ठीक है, डोनेट इन द सेंस कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अपने में ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी, भैरव देव डाकअप सेंचुरी रहेगी. एंड दे ऑल्सो डिक्लेयर देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड दे सेड कि वी विल नॉट अलाउ हंटिंग एंड पोचिंग. And these type of forests are protecting the wildlife against any outside encroachment. Next, Chipko movement है. The famous Chipko movement in the Himalayas have successfully registered deforestation and has also shown that community afforestation with indigenous species can be a great success. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. अब देखिए, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इसके बेनिफिट बताने हैं. अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप आंसर कर लेना, क्योंकि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे. है क्या कि गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी कुछ, जैसे आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर होता है, जिसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास रहते हैं, बाकी शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल के पास पास रहते हैं. ठीक है, जैसे प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर. ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एरिया तो डिक्लेयर कर देती है कि हाँ भाई ये एरिया हमारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोकल कम्युनिटीज को दे देती है जो उस फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, और वो उसको अपने तरीके से डील करते हैं. तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन कर दीजिएगा. इसको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा एमसीक्यू में, कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना कि उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था. कब स्टार्ट किया था? 1988 में स्टार्ट किया गया था. Characteristics है, the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. अब यहाँ पे जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है. ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन एक्टिविटीज जो है वो सारी की सारी कर रहे हैं लोकल इंस्टीट्यूशन के लोग, नहीं लोकल लोग. द लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो वर्क टुवर्ड रिस्टोरेशन ऑफ सच डिग्रेडेड फॉरेस्ट. अब लोकल जो लोग हैं वो जो फॉरेस्ट को रिस्टोर करने का जो काम है वो भी कर रहे हैं. जो जैसे डिग्रेड हो गया है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसको सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल के पास है. इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट है, द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. अब यहाँ पे जो मेंबर है इस कम्युनिटी के, उनको जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जलाने के लिए लकड़ी हो गई, वो ब्रांचेस वगैरह, टिम्बर नहीं, जो टिम्बर के अलावा जितना है वो सब यूज कर सकते हैं. कभी कभी उन्हें टिम्बर में भी शेयर मिल जाता है. ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज वाटर रिसोर्स. वाटर रिसोर्स में देखो, बेसिक क्वेश्चन तुम सब लोग को कर लोगे कि वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रही है, वाटर से पॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहे हैं. ठीक है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं, और वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे सेव करेंगे, वाटर रिवर को अगर कोई गंदी हो रही है तो उसको हम कैसे सेव करेंगे, वो सब अलग चीजें हैं. लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सिर्फ मेंशन किए हुए हैं. हाउ हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्पैक्टेड वाटर सप्लाई. अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 2022 में द हिंदू में भी आर्टिकल आया था. इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये चेन्नई का उन्होंने एग्जाम्पल मेंशन किया था कि चेन्नई में क्या हुआ कि ओवर अर्बनाइजेशन कर दिया. अब ओवर अर्बनाइजेशन जब कर दिया तो जो गार्डन वगैरह है
या जो सड़क के बगल में फुटपाथ है, या जो जो कोई भी खुली जगह है, मतलब जिसमें मिट्टी है, तो वो ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सॉरी ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर कंक्रीट की लेयर लगा दी गई। अब जब कंक्रीट की लेयर लगा दी तो क्या हुआ कि वाटर का जो कनेक्शन था, जो वाटर जो ग्राउंड वाटर से मिल पा रहा था, जो अंडरग्राउंड जा पा रहा था, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कंक्रीट की एक मोटी लेयर बीच में आ गई, और इसी की वजह से क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर वहां पे एकदम से कम हो गया। तो मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है, व्हाई चेन्नईज वाटर क्राइसिस शुड वरी यू। तो देखिए, हाउ हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंपैक्टेड वाटर सप्लाई। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों वाटर सप्लाई को इम्पैक्ट कैसे करते हैं। तो इंडस्ट्री जब भी बनेगी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जहां पे भी बनेगी, तो वहां पे वाटर की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो सभी की सभी लगभग लगभग पानी पे रिलाई करती है। जैसे अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, तो पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पानी पे रिलाई करती है। लेदर इंडस्ट्री कानपुर में पानी पे रिलाई करती है। मिनरल सिनर्जी जैसे आयरन ओर वगैरह, आयरन सीट वगैरह बन रही है, यहाँ पे ये पानी पे रिलाई करती है। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जितनी भी है, वो सब पानी पे, लगभग लगभग सभी इंडस्ट्री को पानी की जरूरत पड़ती है। पेपर इंडस्ट्री पानी के बिना काम ही नहीं हो सकता। अब जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे काम करने के लिए, और जब लोग बहुत सारे काम करने के लिए उस जगह पे आएंगे, तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी सेटलमेंट की। उनको भी पानी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, उनको भी रहने की जगह चाहिए। ठीक है? तो ऐसे करके वो एक एक ह्यूज डिमांड क्रिएट कर देंगे पानी की। तो मैंने मेंशन किया है, इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज आर हैवी रिलाई ऑन वाटर एंड ऑल्सो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली डोमेस्टिक यूज। अब जो अर्बन पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, तो उसको भी एक बड़े अमाउंट में पानी को चाहिए डेली डोमेस्टिक यूज के लिए। अब गाड़ी धोनी है, ब्रश करना है, नहाना है, ये सब के लिए पानी उनको चाहिए ही चाहिए। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये सेकंड पॉइंट है हमारा। अब इंडस्ट्री है, तो सीधी सी बात है, वो वाटर को एक्सक्रीट करेगी, वाटर को बाहर निकालेगी। ठीक है? अब जब बाहर निकालेगी, वाटर को डिस्चार्ज करेगी, तो वो वाटर कहीं ना कहीं जाएगा आसपास के एरिया में, कहीं पॉन्ड होगा, कहीं पे लेक होगी, या कहीं कैनाल होगा, तो उसको पूरा का पूरा गंदा करेगा। जैसे इसके दो बेस्ट एग्जांपल है, कानपुर और पानीपत। कानपुर इज वेरी फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री। अब कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, वो अपने गंदे पानी को सारा का सारा पानी गंगा में छोड़ देती है। ऐसे ही पानीपत, पानीपत वेस्ट टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इंडिया का हब है। ठीक है? और वो कपड़ों को साफ करने के लिए, कपड़ों को कलर हटाने के लिए, या उनकी स्टेन हटाने के लिए क्या करते हैं, उस सारे के सारे गंदे पानी को यमुना में छोड़ देते हैं। तो मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज वेस्ट केमिकल एंड एफ्लुएंट्स मेकिंग फ्रेश वाटर हजार्डस फॉर यूज। अब ये क्या कर रहे हैं, ये देखो, खुद तो गंदा काम कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो अच्छा पानी बह रहा है उसको भी गंदा कर दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक अमृत की बूंद नाली के पानी को साफ नहीं कर सकती, लेकिन एक नाली की बूंद एक घड़े भरे हुए अमृत को गंदा कर देगी। अर्बन ओवर यूज, rapid growth of cities with dense population has increased demand. Most colonies have their own pumps, leading to overexploitation and depletion of fragile underwater resource. अब अर्बन ओवर यूज होगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज विद डेंस पॉपुलेशन हैज इंक्रीज डिमांड। अब ग्रोथ भी हो रही सिटीज की, पॉपुलेशन भी डेंस होती जा रही है। जैसे मैं दिल्ली की अगर बात करूँ, तो दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। ग्रो होने के साथ साथ वहाँ पे पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इजाफा भी हो जाता है। कैसे कि लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं, यूपी से, बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, जगह जगह से लोग मूव कर जाते हैं दिल्ली की तरफ, कि भाई चलो एक अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट हमें वहाँ पे मिलेगा, और हम जाकर के वहाँ पे अपना काम सेटल कर देंगे। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, how has the overuse of underground water created a serious crisis in many parts of the India? Explain with example in the context of sustainable development. अब देखिए, the overuse of underground water has created a serious problem in many parts of India. अब overuse underground water की ने क्या किया है, सीरियस क्राइसिस बना दिया है। कैसे? कि भैया, जब इतना पानी हमारे यहाँ अवेलेबल था, हमने उसको दे गाड़ी धोना, ये करना, वो करना, सब में पानी 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 पूरा कर दिया। अब क्या होगा, अब पानी हो गया कम, हमने इरिगेशन किया, तो इरिगेशन में भी हमने क्या किया, खेत भर दिए। हमने देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पानी कितना वेस्ट हो रहा है, अरे होने दो। ठीक है? इस तरीके से हमने क्या किया, पानी का बहुत गंदे तरीके से यूज किया। अब पानी की पड़ गई शॉर्टेज। तो जब पानी की शॉर्टेज पड़ गई, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, लेवल पे जो पानी था वो खत्म हो गया। अब डीप बोरवेल होते हैं, डीप बोरवेल होते हैं, तो अब एक बात बताओ, 700-800 फीट से जब पानी को निकाला जाएगा, तो वो पानी कैसा होगा, हैवी वाटर होगा।
और अब हैवी वाटर को जब हम पिएंगे तो क्या करेगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज भी है। अब देखिए पहला पॉइंट मेंशन किया, डिक्लाइनिंग वाटर टेबल, फार्मर्स यूज देयर ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू इरिगेट क्रॉप। अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो यहाँ पे ट्यूबवेल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब ट्यूबवेल को इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारे ट्यूबवेल लोगों ने इंस्टॉल कर लिए, स्टेब्लिश कर लिए। उसकी वजह से क्या हुआ, जिसको जब पानी की जरूरत हुई बटन दबाई, पानी आ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर का जो लेवल था वो बहुत जल्दी 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 एकदम से नीचे चला गया। फूड सिक्योरिटी एट रिस्क। अब एक बात समझो कि पानी जब ज्यादा एक्सपर्ट ज्यादा हो जाएगा तो हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे मान के चलिए सीरियल्स जो बनेंगे, जो ग्रेन्स बनेंगे, तो उनको भी पानी चाहिए। सब्जी धोने के लिए भी पानी चाहिए, सब्जी पकाने के लिए भी पानी चाहिए, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। अर्बन एरियाज में इन मेनी सिटीज हाउसिंग सोसाइटीज डिपेंड ऑन प्राइवेट पंप्स। अब जैसे मैं अगर बात करूं कानपुर की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, मैं नोएडा की बात करूं, जयपुर की, तो यहाँ पे अलग अलग सोसाइटी होती है। हर एक जगह जगह अपने अपार्टमेंट्स होते हैं, और एक एक अपार्टमेंट में कम से कम 100 100 200 फ्लैट होते हैं। और सारे के सारे अब पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब उनका खुद का एक प्राइवेट पंप होता है। तो जब ऐसे एक सिटी में कम से कम 200 से 300 कॉलोनीज होंगी और वो उनके खुद के अपने अपने पंप होंगे, तो क्या होगा, वाटर लेवल अपने आप कम होगा। तो इसकी वजह से वाटर लेवल और कम हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि हमारा उनकी डिमांड बहुत ज्यादा आती है, बड़े अमाउंट में पानी की डिमांड आती है, तो वहां पे उनको ज्यादा अमाउंट का पानी चाहिए होता है, तो इसलिए हमारा पानी कम हो गया। नीड फॉर सस्टेनेबल यूज। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक जल जीवन मिशन एंड अटल भूजल योजना प्रमोट कंजर्वेशन एंड स्मार्ट मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट दिस रिसोर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर इज एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे जो अब अगर पूछा जाए कि वीट के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, राइस के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, टी के लिए, कॉफी के लिए, तो ये सब देखिए रोड लर्निंग वाला है, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, इनको रट लेना। लेकिन जो जहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन है, जहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये है, तो वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि इंडिया में एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व है वो मोर देन 50% है। डजेंट मैटर कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाला सेक्टर है। ठीक है, दूसरा, अब एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यहाँ पे ये भी है कि देखिए जितना ज्यादा मास इसमें इन्वॉल्व है इस सेक्टर में, मींस वी कैन से मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, बट इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 15 to 20% ऑफ द इंटायर जीडीपी ऑफ इंडिया। अब इतना बड़ा मास पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व होने के बावजूद भी इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है। रीजन इसके बहुत सारे हैं, वो हम आगे की क्लास में कभी डिस्कस कर लेंगे, जब भी कभी यूपीएससी की क्लास अभी इसमें स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेन हमें लिखना है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग रीजंस, इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखिए एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे कोई कपड़ा बना रही है इंडस्ट्री तो उसमें कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, जूट चाहिए, वो सब एग्रीकल्चर दे रहा है। अब जैसे अगर मैं शुगर की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ या स्पाइस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उन सबको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है। मसाले की एमडीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब किसके ऊपर रिलाई करती है, सब एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई करती है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर जो है एक रॉ मटेरियल देता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, और ये सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। जैसे केरल में और तमिलनाडु में बनाना की चिप्स बनाने की फैक्ट्रीज है, तो उनके लिए बनाना देने वाला कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर। इट ऑल्सो इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये क्या कर रहा है, ये फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है फूड सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि एक सही टाइम पे फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करवा देता है एक पॉपुलेशन के लिए। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर एज इट रिक्वायर्स सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, बैंकिंग एटसेट्रा। अब देखिए ये कंट्रीब्यूट भी कर रहा है जो टर्सरी सेक्टर है उसके डेवलपमेंट में भी। कैसे कि टर्सरी सेक्टर में वी नो वेरी वेल कि बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन ये सब आता है। तो अब एग्रीकल्चर को देखिए, जो किसान है, किसान को इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वो पैसा उसको बैंक दे रहा है। ठीक है, उसको अपने सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, मान के चलो उसने आलू बो के लिए रख लिया खेत में, अब वो आलू को मंडी ले जाएगा, या मान के चलिए आलू को कोल्ड स्टोर ले जाएगा, तो वहां से वहां तक के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए।
तो ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज, बैंकिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज सर्विसेज ये टर्सरी सेक्टर से जो बिलोंग करती है, ये सब रिलाई करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर इन सबको एक थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी। ये कंट्री की मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम का है, ठीक है। नेशनल इनकम का मेन सोर्स है और बोल सकते हैं जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अच्छा खासा इन द सेंस कि 15 से 20%। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट सेक्टर। अब देखिए एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे बासमती चावल है, अब बासमती चावल को हम अगर फॉरेन में भेज रहे हैं तो फॉरेन में जब हम भेजेंगे तो वहां से हमारे पास हम उनके साथ डील करेंगे और जब डील करेंगे तो वो हमें कुछ पैसा देंगे और वो पैसा किस फॉर्म में देंगे, डॉलर के फॉर्म में। और वो डॉलर जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास डॉलर का रिजर्व अच्छा खासा हो जाएगा। तो दिस विल इनहेंस अवर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंडिया से मान के चलिए कुछ अच्छी चीज हम बाहर भेज रहे हैं, जैसे शुगर कैंडीज भेज रहे हैं, या जैसे अभी बासमती चावल का बताया, फ्रूट्स वगैरह का बताया, तो जब भी हम यहाँ से अपने सामान को बाहर भेजते हैं, बेचते हैं, ठीक है, भेजते हैं इन द सेंस कि बेचते हैं, हम उनको बेच रहे हैं तभी तो बेच पा रहे हैं, तो वहां से हमें डॉलर मिलेगा और जितना ज्यादा डॉलर मिलेगा उतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड कंट्रीब्यूट्स टू पॉवर्टी एलिवेशन। अब क्या करता है कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है ग्रामीण इलाकों में, और साथ ही साथ पॉवर्टी एलिवेशन में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द फीचर ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ये इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो जाता है मेनली सर्वाइवल के लिए, जहाँ पे सिर्फ खेती सर्वाइवल के लिए की जा रही है, मतलब कि उनको सिर्फ अपने खाने के लिए खेती चाहिए, खाने पीने के लिए सामान चाहिए, तो वो अपना खेती से जनरेट कर लेते हैं। इसके अलावा उनको कोई मार्केट से कोई लेना देना नहीं, बचा खुचा तो बेच दिया, अदरवाइज कुछ खास नहीं। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग है तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पज ही होता है अपनी आउटपुट को मार्केट में जाकर के बेचना और वहां से मोटा पैसा कमाना। अब कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होगा, जब वो अमाउंट को बड़ा कर चाहते हैं, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, उससे बड़ा अमाउंट चाहते हैं, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी तो उसमें लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी होगी क्योंकि लेबर ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स चाहिए, ठीक है, पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए। So we can write the answer in such way. In commercial farming, most of the produce is sold in the market to earn money. In this farming, farmers use inputs like irrigation, chemical fertilizer, insecticide, pesticide, and HYV seeds. Some of the major commercial crops grown in different part of the India are cotton, jute, sugarcane. बट देयर इज अ डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज बाय स्टेट टू स्टेट। अब एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो जाता है, वो ये पूछता है कि वाई राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा बट इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसिस्टेंस क्रॉप क्यों है और पंजाब और हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप क्यों है। तो ये डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन है कि मतलब वहां पे उनके लिए सर्वाइवल ही राइस है, ठीक है। और पंजाब और हरियाणा में वो उन्होंने क्या किया कि एक इरिगेशन पैटर्न को डेवलप किया, इरिगेशन सिस्टम पूरे डेवलप किए गए, तब जाकर के राइस से उन्हें पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो मेनली खाते हैं व्हीट, ठीक है। वहां पे राइस की इतनी खपत नहीं है, खाने के लिए खपत नहीं है, मार्केट में उन्होंने इसको पैसा अच्छा मिलता है, ग्रो करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रीकल्चर से ही, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल इन इंडिया। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो जो किए वो तुम्हें बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो इसमें देयर वर सम इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द लास्ट सेवरल इयर्स। कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ रिफॉर्म किए गए, जैसे सबसे पहला रिफॉर्म था इन द डिकेड ऑफ 1960, दे इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप कर दिया, हाई वैरायटी सीड्स के तरीके भी डेवलप कर दिए कि किस तरीके से हमें सीड्स को बोना है, इसमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कैसी कैसी आएगी, वो सब उन्होंने मेंशन कर दिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन दोनों का काम क्या था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। दूसरा कि कुछ स्कीम्स ऐसी लाई गई, जैसे फार्मर वेलफेयर स्कीम बोल सकते हैं, कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान को अपने खेतों में बीज बोने के लिए या मान के चलिए फसल बोने के लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत है। अब जब पैसे की जरूरत है तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, उस पैसे को देगा किसान क्रेडिट कार्ड। अब बैंक क्या करेगी, बैंक उसको किसान क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो वो बैंक 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए दे देगी, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो डॉक्यूमेंट्स लगता है किसान क्रेडिट कार्ड बनने के लिए, वो उसकी फसल ही, वो उसकी अपनी जमीन ही होती है, जो उसका एग्रीकल्चरल वो जो ट्रैक होता है, खेत होता है, ठीक है। दूसरा किसान फसल बीमा योजना, उसमें क्या होता है कि जैसे फसल का इंश्योरेंस हो जाता है,
कि कभी कीड़े ने खराब कर दी फसल, या जैसे मान चलिए बारिश हो गई या कभी सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद हो रही, तो फसल का भी बीमा है, जिससे किसान का उसका पूरा मुआवजा, कंपनसेशन अमाउंट मिल जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, किसी किसान का अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो उससे इंश्योरेंस, वो स्कीम वगैरह लॉन्च करी गई। टू हेल्प फार्मर, स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स एंड स्पेशल वेदर बुलेटिन्स वर इंट्रोड्यूस ऑन टेलीविजन एंड रेडियो। अब जैसे एक चैनल था डीडी नेशनल, तो उस पे किसान करके कोई प्रोग्राम आता था, किसान से रिलेटेड ही प्रोग्राम आते थे। तो उसमें बताते थे कि अगर किसान को कोई दिक्कत आ रही तो एक नंबर था, 1551 ऐसे करके कोई नंबर हुआ करता था, उसमें आपको जानकारी मिल जाती थी। या जैसे टीवी पे कभी-कभी स्पेशल बुलेटिन चलाए जाते थे, ये किसानों के लिए हैं, रेडियो पे कभी-कभी इन सब चीज़ों को चलाया जाता था। ये सब पहले होता था, अब तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ठीक है? तो ये जो रिफ़ॉर्म आए, ये हमारे रिफ़ॉर्म ने यहाँ पे मेंशन कर दिए, इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की